लियोनार्डो दा विंची द ग्रेट पेंटर। मोनालिसा से लेकर विट्रुवियन मैन तक लियोनार्डो दा विंची की अधिकांश कलाकृतियां प्रतिष्ठित हैं। मूल पुनर्जागरण पुरुष लियोनार्डो न केवल एक चित्रकार थे, बल्कि एक वैज्ञानिक, संगीतकार, इंजीनियर और गणितज्ञ भी थे। उनके कई वैज्ञानिक विचारों और सिद्धांतों को बाद में वास्तव में एक आधार के रूप में खोजा गया और उनकी पेंटिंग्स ने कला इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। माइकल एंजेलो और राफेल के साथ लियोनार्डो को इतालवी पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक माना जाता है। 1452 में जन्मे, उनका करियर तब शुरू हुआ जब कला का यह महान दौर गर्म हो रहा था और उन्होंने अपने पूरे करियर में अपने युवा सहयोगियों के साथ काम करना जारी रखा। सीखने के प्रति उनका प्रेम और उनका रचनात्मक दिमाग उन्हें कई अलग अलग दिशाओं में ले गया। आइए लियोनार्डो दा विंची के अविश्वसनीय दिमाग को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके जीवन के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्यों पर एक नजर डालें। एक आमतौर पर मोनालिसा के नाम से जानी जाने वाली पेंटिंग 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इतालवी कलाकार लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई थी। यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कलाकृतियों में से एक है। मूल मोनालिसा को चिनार की लकड़ी से बने पैनल पर तेल का उपयोग करके चित्रित किया गया था। दा विंची ने 1503 के आसपास पेंटिंग पर काम करना शुरू किया और 1519 में अपनी मृत्यु तक इसे परिष्कृत करना जारी रखा। दा विंची ने स्फुमाटो नामक एक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें रंगों और टोन का सूक्ष्म मिश्रण शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप नरम बदलाव और धुंधला, वायुमंडलीय प्रभाव होता है। यह तकनीक बैठने वाले के चेहरे और पृष्ठभूमि में परिदृश्य के मॉडलिंग में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। मोनालिसा वर्तमान में पेरिस, फ्रांस में लौवर संग्रहालय में रखी गई है। यह 1797 से वहां प्रदर्शित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि मोनालिसा की प्रतिकृतियां और प्रिंट व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, उन्हें कला का मूल कार्य नहीं माना जाता है और मूल पेंटिंग के समान मूल्य या ऐतिहासिक महत्व नहीं रखते हैं। नंबर 2, उसका कोई वास्तविक उपनाम नहीं था। हालांकि अक्सर उन्हें केवल दा विंची के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि लियोनार्डो का कोई अंतिम नाम नहीं था, कम से कम जैसा हम आधुनिक अर्थों में सोचते हैं वैसा नहीं। दा विंची का शाब्दिक अनुवाद विंची का है, जो उनका गृहनगर है। यह उस समय आम बात थी। लियोनार्डो के जीवनकाल के दौरान वंशानुगत उपनाम उच्च वर्ग के बीच अधिक लोकप्रिय हो गए, लेकिन 16वीं शताब्दी के मध्य तक यह आम चलन नहीं था। इसीलिए आप अभी भी पाएंगे कि अधिकांश संग्रहालयों और अकादमिक पुस्तकों में उन्हें केवल लियोनार्डो के रूप में संदर्भित किया गया है। 3, उसके पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी। उनकी सारी प्रतिभा के बावजूद यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि लियोनार्डो ने अधिक औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उन्होंने पढ़ना, लिखना और अंकगणित की मूल बातें सीखीं, लेकिन उनकी अधिकांश गहरी सीख जीवन में बाद में आई। उदाहरण के लिए लैटिन, जो उस समय शिक्षाविदों की भाषा थी, वह कुछ ऐसी चीज थी जिसे उन्होंने बड़े पैमाने पर स्वयं सिखाया था। और उन्नत गणित, एक ऐसा विषय जिसके प्रति उनका जुनून था, उनके जीवन में केवल 30 वर्ष की आयु में प्रवेश हुआ जब उन्होंने खुद को इस विषय के लिए समर्पित करना शुरू कर दिया। नंबर 4, ऐसे कुछ अध्ययन हैं जो सुझाव देते हैं कि बाएं हाथ के लोग अधिक रचनात्मक होते हैं। यह यदि सच है, तो निश्चित रूप से लियोनार्डो के मामले में भी ऐसा ही है। पुनर्जागरण व्यक्ति सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक है जिसके बारे में पुष्टि की गई है कि उसका बायां हाथ प्रभावशाली था। हाल के इतिहासकारों का मानना है कि लियोनार्डो उभयलिंगी भी रहे होंगे। नंबर 5, हालांकि लियोनार्डो को सर्वकालिक महान कलाकारों में से एक माना जाता है, लेकिन उनका कलात्मक उत्पादन अपेक्षाकृत कम था।
वास्तव में लगभग 17 जीवित रचनाएं ही ऐसी हैं जिनका श्रेय निश्चित रूप से उन्हें दिया जा सकता है। इसका एक कारण उसका व्यस्त दिमाग था। वैज्ञानिक अनुसंधान और इंजीनियरिंग मामलों में व्यस्त रहने के कारण वह अक्सर लंबी अवधियों से गुजरते थे जहां उन्हें कोई कमीशन स्वीकार नहीं करना पड़ता था या बहुत अधिक पेंटिंग नहीं करनी पड़ती थी। उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां जैसे द बैटल और लेडा समय के साथ खो जाने, नष्ट होने या खराब होने के बाद अन्य चित्रकारों द्वारा बनाई गई प्रारंभिक रेखाचित्रों या प्रतियों के माध्यम से ही जानी जाती हैं। हालांकि उनकी अद्वितीय प्रतिष्ठा उनकी कलात्मकता की शक्ति को बयां करती है। इतनी कम संपूर्ण पेंटिंग के साथ भी अपने समय के कलाकारों और आने वाली पीढ़ियों पर उनके प्रभाव को नकारना असंभव है। नंबर 6. उन्होंने 15 साल की उम्र में प्रशिक्षुता शुरू की जैसा कि उस समय सामान्य था। लियोनार्डो ने किशोरावस्था में ही अपना कलात्मक प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। अपने पिता की अच्छी प्रतिष्ठा के कारण वह 15 साल की उम्र में सम्मानित कलाकार एंड्रिया डेल वेरोकियो के स्टूडियो में प्रवेश करने में सक्षम हो गए। यहीं पर वह न केवल चित्रकला और मूर्तिकला की मूल बातें सीखा है, बल्कि इंजीनियरिंग और तकनीकी कला भी सीखा है। इसमें रसायन विज्ञान, प्रारूपण, धातुकर्म और धातुकर्म जैसी चीजें शामिल थीं। उसी समय उन्होंने एंटोनियो पोलायोलो की कार्यशाला में भी काम किया, क्योंकि यह दुकान के ठीक बगल में स्थित थी। 20 साल की उम्र में उन्हें फ्लोरेंस के चित्रकार संघ में स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अपने दम पर आगे बढ़ने से पहले उन्होंने अगले 5 साल वेरोकियो के संरक्षण में बिताना जारी रखा। नंबर 7. वह मानव शरीर से मोहित हो गया था। लियोनार्डो की ज्ञान की प्यास मानव शरीर तक भी फैली हुई थी। वहां जो पहले से मौजूद था उसका अध्ययन करने से संतुष्ट न होकर उन्होंने मिलान, फ्लोरेंस और रोम के अस्पतालों में 30 से अधिक मानव विच्छेदन करके अपने ज्ञान को गहरा किया। शरीर रचना विज्ञान के प्रति उनका जुनून इतना बढ़ गया कि यह कलाकार के लिए अध्ययन का अपना क्षेत्र बन गया। इस बात से स्वतंत्र कि इसने उनके कलात्मक काम को कैसे प्रभावित किया। शुरू से ही उनकी रुचि न केवल शरीर रचना विज्ञान की संरचना में थी, बल्कि उन्होंने शारीरिक अनुसंधान भी शुरू कर दिया था। उनके चित्र जो दिखाते हैं कि मस्तिष्क, हृदय और फेफड़े शरीर के मूल के रूप में कैसे कार्य करते हैं, आज भी विज्ञान में एक महान उपलब्धि के रूप में जाने जाते हैं। वास्तव में उनके शारीरिक चित्रों ने आधुनिक वैज्ञानिक चित्रण के लिए आधार तैयार करने में मदद की। नंबर 8. लियोनार्डो की नोटबुक और उनके समकालीनों के लेखन सहित कई स्रोतों ने जानवरों और वन्य जीवन के प्रति लियोनार्डो के जुनून का वर्णन किया है। इसके अलावा उन्होंने अपने लेखन में जानवरों के उपभोग की नैतिकता को चुनौती दी। कुल मिलाकर यह सबूत दृढ़ता से सुझाव देता है कि वह शाकाहारी था। पुनर्जागरण कला इतिहासकार जियोर्जियो वासारी ने लियोनार्डो की एक कहानी सुनाई, जिसमें युवा कलाकार बिक्री के लिए पक्षियों को खरीदता था ताकि वह उन्हें मुक्त कर सके। नंबर 9. वह संगीत में भी बहुत अच्छे थे। वसारी के अनुसार लियोनार्डो की प्रतिभा संगीत क्षेत्र में भी फैली। न केवल उन्हें एक कुशल गायक के रूप में वर्णित किया गया था, बल्कि वे वीणा वादन में भी प्रतिभाशाली थे और अपनी नोटबुक में संगीत रचनाएं लिखते थे। उन्होंने एक चांदी की वीणा भी बनाई जिसका आकार घोड़े के सिर जैसा था, एक ऐसी वस्तु जिसे बाद में मिलान के ड्यूक लुडोविको सेफोर्जा को उपहार में दिया गया था। नंबर 10. ज्ञान के प्रति इतनी गहरी भूख के साथ इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वह एक विपुल लेखक थे। लियोनार्डो की कई नोटबुक ब्रिटिश लाइब्रेरी और विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम जैसे प्रमुख संस्थानों में हैं, लेकिन एक विशेष रूप से एक आधुनिक प्रतिभा के हाथ में है। लियोनार्डो के कोडेक्स हैमर, जिसे कोडेक्स लीसेस्टर भी कहा जाता है, को माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स में $30.8 मिलियन
72 पेज की यह नोटबुक 1506 और 1510 के बीच लिखी गई थी। इसमें आकाश के नीले होने से लेकर चंद्रमा की चमक तक, पानी की गति कैसे होती है और जीवाश्मों की उत्पत्ति कैसे हुई, हर चीज पर कई वैज्ञानिक विचार शामिल हैं। नंबर 11। एक बाएं हाथ के लेखक और नियमित लेखक के रूप में लियोनार्डो ने अपनी नोटबुक को एक दर्पण स्क्रिप्ट से भर दिया जो सामान्य पाठ की दर्पण छवि है। यह सिद्धांत है कि यह दृष्टिकोण संभवतः उसके लिए तेज था क्योंकि वह दाएं से बाएं लिख सकता था। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रतीक बनाए जिन्हें उन्होंने अपने नोट्स में डाला। इन रणनीतियों ने उनके लेखन की विषय वस्तु को भी पहली नजर में छिपा दिया। नंबर 12। उनका महानतम कार्य युद्ध द्वारा बर्बाद हो गया। लियोनार्डो मोनालिसा और द लास्ट प्रतिष्ठित कलाकृति के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे लिए उनका सबसे बड़ा काम कभी भी पूरी तरह से साकार नहीं हो पाया। 1482 में लियोनार्डो ने फ्लोरेंस को मिलान के लिए छोड़ दिया। जाहिर तौर पर उन्हें फ्रांसिस्को स्कोर्जा के सम्मान में एक विशाल घुड़सवारी प्रतिमा के लिए एक आयोग द्वारा लालच दिया गया था। पूरा होने पर यह डोनाटेलो और लियोनार्डो के पुराने गुरु वेरोकियो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण की अन्य दो घुड़सवारी मूर्तियों से बड़ी होगी। यह 16 फीट से अधिक लंबा रहा होगा और स्फोर्जा के बेटे, जो मिलान के ड्यूक थे, ने इसे बनवाया था। लियोनार्डो ने इस परियोजना पर 17 वर्षों तक मेहनत की, जिसे ग्रैंड कैवलो उपनाम दिया गया था। लियोनार्डो की अन्य रुचियों को देखते हुए लंबी समयावधि असामान्य नहीं थी। 12 वर्षों के बाद 1493 में मूर्तिकला का एक मिट्टी का मॉडल प्रदर्शन के लिए रखा गया और लियोनार्डो ने इसे कांस्य में ढालने की विस्तृत योजना पर काम किया। दुर्भाग्य से जिस धातु का उपयोग मूर्तिकला के लिए किया जाना था उसे तोपों के लिए नामित किया गया था क्योंकि फ्रांसीसी आक्रमण का खतरा आसन्न था। वास्तव में 1499 में ड्यूक को उखाड़ फेंका गया था और मिट्टी के मॉडल को बर्बाद कर दिया गया था क्योंकि फ्रांसीसी सैनिकों ने शहर पर आक्रमण किया था, जो पुनर्जागरण के महान स्मारकों में से एक रहा होगा। नंबर 13। उन्होंने एक सैन्य वास्तुकार और इंजीनियर के रूप में काम किया। घुड़सवारी मूर्तिकला की समाप्ति के कुछ साल बाद लियोनार्डो ने कुख्यात सेसारे बोर्गिया के साथ एक समझौता किया। पोप अलेक्जेंडर 6 के पुत्र, वह पोप सेना के प्रमुख कमांडर थे और क्रूर तरीके से नियंत्रण बनाए रखने और विभिन्न इतालवी राज्यों पर हावी होने की कोशिश के लिए जाने जाते थे। लियोनार्डो ने वरिष्ठ सैन्य वास्तुकार और जनरल इंजीनियर 10 महीने बिताए। इस प्रकार उन्होंने बोर्गिया के विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए उनकी यात्रा की। उन्होंने कई शहर योजनाएं और स्थलाकृतिक मानचित्र भी बनाए जो आधुनिक मानचित्रकला का पूर्वाभास देते हैं। नंबर 14। उन्होंने अपने अंतिम वर्ष फ्रांस में बिताए। जब लियोनार्डो 60 वर्ष के थे तो राजनीतिक उथल-पुथल के कारण उन्हें मिलान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह उन्हें रोम ले गया, जहां पोप के भाई गिउलियानो डी मेडिसी ने उनकी मेजबानी की। जबकि लियोनार्डो रोम में काम पाने की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें बस एक वजीफा दिया गया और उनके अपने उपकरणों पर छोड़ दिया गया, जबकि राफेल और माइकल एंजेलो जैसे अन्य कलाकार पोप के लिए कमीशन पर काम करने में कड़ी मेहनत कर रहे थे। इससे लियोनार्डो बहुत निराश हो गए और इसलिए 5 साल बाद उन्होंने फ्रांस के राजा द्वारा उनके लिए काम करने के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने 1516 में 65 साल की उम्र में इटली छोड़ दिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि फ्रांस में रहते हुए उन्होंने ज्यादा पेंटिंग नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी वैज्ञानिक परियोजनाओं पर काम करने में काफी समय बिताया। फ्रांस पहुंचने के कुछ ही साल बाद उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें चैटो डी अम्बोइस में सेंट फ्लोरेंटिन के कॉलेजिएट चर्च में दफनाया गया। दुर्भाग्य से फ्रांसीसी क्रांति के दौरान चर्च क्षतिग्रस्त हो गया था,
जिसके कारण 1802 में इसे ध्वस्त कर दिया गया था। चूंकि कुछ कब्रें भी नष्ट हो गईं, इससे इतिहासकारों के लिए यह जानना मुश्किल हो गया है कि उनके अवशेष कहाँ हैं।